नमस्कार दोस्तों, द बुक योगी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की जीवन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो भारत के एक सुदूर कोने में एक छोटे से द्वीप पर एक साधारण परिवार में पैदा हुए, पर अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी विनम्रता और अपनी अटूट आस्था के दम पर उन्होंने आसमान की बुलंदियों को छू लिया। आज हम भारत रत्न, मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये किताब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक मंत्र है, ये एक नक्शा है जो दिखाता है कि कैसे सादगी में रहकर भी असाधारण बना जा सकता है, कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी अपनी शाखाओं को आसमान तक फैलाया जा सकता है। इस 4 पार्ट सीरीज के पहले भाग ओरिएंटेशन में हम डॉक्टर कलाम के बचपन और उनकी शिक्षा की दुनिया में चलेंगे। हम उन गलियों में घूमेंगे जहां उनका बचपन बीता, उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने उनके चरित्र की नींव रखी और उन संघर्षों को जानेंगे जिन्होंने उन्हें फौलाद की तरह मजबूत बनाया। तो चलिए भारत के इस महान सपूत की कहानी की शुरुआत करते हैं, उसकी जड़ों से। चैप्टर 1 रामेश्वरम द फाउंडेशन। हमारी कहानी शुरू होती है भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित एक छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम में। ये शहर अपने विशाल और पवित्र शिव मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, पर कलाम साहब के लिए ये सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ प्यार और सद्भावना से रहते थे। उनके पिता ज़ैनुलाबदीन एक बहुत ही सरल और गुणी इंसान थे। वो एक नाव के मालिक थे और स्थानीय मस्जिद में इमाम भी थे। उनके पास ना तो ज्यादा धन था, ना ही कोई औपचारिक शिक्षा, पर उनके पास बुद्धि और सच्ची उदारता का एक ऐसा खजाना था जो अनमोल था। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि उनके पिता बहुत ही अनुशासित जीवन जीते थे। वो सुबह 4 बजे उठते थे, नमाज पढ़ते थे और फिर नारियल के बाग तक पैदल जाते थे। वहां से लौटते समय वो अपने साथ 1 दर्जन नारियल कंधे पर लाते और उसके बाद ही अपना नाश्ता करते। उनके पिता की आध्यात्मिकता किसी भी संकीर्ण धार्मिक दायरे में बंधी हुई नहीं थी। वो कहते थे कि हर इंसान एक दिव्य शक्ति का हिस्सा है और नमाज हमें धर्म या जाति में नहीं बांटती, बल्कि ये हमें उस ब्रह्मांड से जोड़ती है। रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनके पिता के सबसे गहरे दोस्तों में से एक थे। वो दोनों अक्सर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। ये वो माहौल था जिसमें कलाम साहब का बचपन बीता, जहां मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटियां एक साथ एक ही हवा में गूंजती थीं। उनकी मां आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थीं। वो दया और उदारता की प्रतिमूर्ति थीं। डॉक्टर कलाम याद करते हैं कि उनके घर में जितने लोग खाते थे, उससे कहीं ज्यादा बाहरी लोग रोज उनके यहाँ खाना खाते थे। उनकी मां ने कभी किसी को भूखा नहीं लौटाया। इस परिवार में कलाम साहब ने अपनी जिंदगी के सबसे पहले और सबसे जरूरी सबक सीखे: ईमानदारी, आत्मानुशासन और आस्था। चैप्टर 2 एंड 3 पहली चिंगारी और शिक्षा का सफर। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अचानक इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। कलाम साहब इमली के बीज इकट्ठा करके पास की एक दुकान पर बेचते और इससे उन्हें 1 आना मिलता, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। पर उनकी पहली असली कमाई अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन के साथ काम करके आई, जो रामेश्वरम में अखबार बांटते थे। युद्ध के कारण चलती ट्रेन से अखबारों का बंडल फेंक दिया जाता था और कलाम साहब का काम था उन बंडलों को इकट्ठा करना और शहर में बांटना। ये उनका पहला काम था और आज 50 साल बाद भी उन्हें उस मेहनत से कमाई गई पहली तनख्वाह पर गर्व महसूस होता है। उन्होंने सीखा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उनके जीवन में शिक्षा की और विज्ञान की पहली चिंगारी उनके एक शिक्षक ने जलाई थी। उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो एक ब्राह्मण थे, पर वो जाति की संकीर्ण दीवारों को नहीं मानते थे। वो कलाम साहब को बहुत मानते थे और अक्सर अपने घर खाने पर बुलाते थे। एक दिन जब वो कक्षा में पक्षियों के उड़ने के बारे में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बच्चों को ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तब वो पूरी कक्षा को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। वहां उन्होंने बच्चों को उड़ते हुए समुद्री पक्षियों को दिखाया। उन्होंने उन्हें पक्षियों के पंखों की बनावट, उनके उड़ने का तरीका
सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से समझाया। उस शाम, उस समुद्र तट पर, उस युवा अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया। उसने तय कर लिया कि वो भी उड़ान यानी फ्लाइट के क्षेत्र में ही कुछ करेगा। शिव सुब्रमण्यम अय्यर की उस एक क्लास ने भारत के भविष्य के मिसाइल मैन के सपनों को पंख दे दिए थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब को आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम छोड़कर पास के शहर रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में लाना पड़ा। जब वो घर छोड़ रहे थे तो उनके पिता उन्हें स्टेशन छोड़ने आए। उन्होंने उस युवा डरे हुए लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब्दुल, मैं जानता हूं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। क्या एक समुद्री पक्षी सूरज के पार अकेला बिना घोंसली के नहीं उड़ता? उन्होंने खलील जिब्रान के शब्दों में कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे जीवन की खुद की इच्छा के बेटे और बेटियां हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो पर अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास अपने खुद के विचार हैं। इन शब्दों ने कलाम साहब को एक नई हिम्मत दी। चैप्टर 4 द ड्रीम ऑफ फ्लाइट एंड द फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट। उड़ान का सपना और पहली निराशा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब का सबसे बड़ा सपना था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेना, और उस समय भारत में इसका सबसे अच्छा संस्थान था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। पर MIT में दाखिला लेना बहुत महंगा था। फीस लगभग 1000 रुपये थी और उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। उस मुश्किल घड़ी में उनकी बड़ी बहन जोहरा एक फरिश्ते की तरह आगे आईं। उन्होंने अपने सोने की चूड़ियां और हार गिरवी रखकर अपने भाई की फीस का इंतजाम किया। कलाम साहब ने खुद से वादा किया कि वो कड़ी मेहनत करेंगे और जल्द से जल्द अपनी बहन के इन गहनों को छुड़ाएंगे। MIT में उन्होंने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में डुबो दिया। उनका सपना अब एक जुनून बन चुका था। उन्हें उड़ान से जुड़ी हर चीज से प्यार था। अपने कोर्स के आखिरी साल में उन्हें एक लड़ाकू विमान का डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट मिला। उन्होंने दिन रात मेहनत की, पर जब उन्होंने अपना डिजाइन अपने प्रोफेसर को दिखाया तो वे संतुष्ट नहीं हुए। प्रोफेसर ने कहा, यह डिजाइन अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर तुमने इससे बेहतर डिजाइन नहीं बनाया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। कलाम साहब का दिल बैठ गया। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर अगले 3 दिन और 3 रात बिना सोए, लगभग बिना खाए पिए उस डिजाइन पर काम किया, और आखिर में उन्होंने एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जिसने उनके प्रोफेसर को भी हैरान कर दिया। प्रोफेसर ने उन्हें गले लगाकर कहा, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। उस दिन कलाम साहब ने सीखा कि डेडलाइन और दबाव हमें हमारे अंदर की सर्वश्रेष्ठ क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। अब वे अपनी मंजिल के बहुत करीब थे। उनका एक ही सपना था, भारतीय वायुसेना में एक फाइटर पायलट बनना। उन्होंने 2 जगहों पर इंटरव्यू के लिए आवेदन किया, एक देहरादून में एयरफोर्स के लिए और दूसरा दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में। वे पहले देहरादून गए, वहां उनका इंटरव्यू और टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, पर जब फाइनल लिस्ट आई तो कलाम साहब का दिल टूट गया। मेरिट लिस्ट में वे 9वें स्थान पर थे और वैकेंसी सिर्फ 8 थीं। उनका बचपन का सपना उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक रैंक से चकनाचूर हो गया था। वे पूरी तरह से निराश और हताश थे। वे दिल्ली जाने के बजाय पास के शहर ऋषिकेश चले गए। वहां वे गंगा में नहाए और फिर स्वामी शिवानंद के आश्रम पहुंचे। स्वामी शिवानंद ने उस दुखी निराश युवक को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इच्छा जब वो दिल और आत्मा से निकलती है तो उसमें बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है, पर तुम्हें अपनी इस हार को स्वीकार करना होगा। ये असफलता शायद तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते पर ले जाने के लिए जरूरी थी। अपनी नियति को स्वीकार करो और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को खोजो। स्वामी जी के उन शब्दों ने कलाम साहब के अंदर एक नई शांति और एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने अपनी निराशा को स्वीकार किया, उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार किया, और अगले ही दिन वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए, DTDP में एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की नौकरी ज्वाइन करने के लिए, भारत के वैज्ञानिक भविष्य की कहानी लिखने के लिए। तो ये था विंग्स ऑफ फायर का पहला भाग, ओरिएंटेशन। एक सपने का जन्म और एक सपने का टूटना।
ये एक ऐसे चरित्र की नींव की कहानी थी जो विनम्रता, आध्यात्मिकता, कड़ी मेहनत और परिवार के प्रेम से बनी थी। वायुसेना में एक फाइटर पायलट बनने का सपना टूट चुका था, पर नियति ने अब्दुल कलाम के लिए एक और भी बड़ा और भी महत्वपूर्ण रास्ता चुन रखा था। ये रास्ता था भारत के एक महान वैज्ञानिक बनने का, जिसके पंखों पर बैठकर भारत अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला था। अपनी पहली बड़ी निराशा को स्वीकार करके अब वे अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे। यहीं से सृजन का दौर शुरू होता है। कैसे उन्होंने डीआरडीओ और इसरो में भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी और कैसे उन्होंने अपनी पहली बड़ी वैज्ञानिक सफलताओं और असफलताओं का सामना किया, ये हम जानेंगे इस प्रेरणादायक कहानी के पार्ट 2 में। दोस्तों, इस दूसरे भाग क्रिएशन में हम डॉक्टर कलाम के वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत में कदम रखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने डीआरडीओ और इसरो जैसे संस्थानों में अपने शुरुआती संघर्ष किए, कैसे उन्होंने बड़े वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा और कैसे उन्होंने भारत के लिए रॉकेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी के सपने को हकीकत में बदलने की पहली चिंगारी जलाई। ये सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जिसने निराशा को प्रेरणा में बदला और साधारण संसाधनों से असाधारण उपलब्धियां हासिल की। तो चलिए इस सृजन के दौर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5 माय अर्ली मेंटर्स। अपनी पहली नौकरी में डॉक्टर कलाम ने दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। ये उनके लिए एक नया संसार था। यहाँ उन्होंने अपने शुरुआती प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिनमें से एक था एक सुपरसोनिक लक्ष्य विमान का डिजाइन। पर असली मोड़ तब आया जब उन्हें 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में भेजा गया। यहीं पर उनका सामना कुछ ऐसे असाधारण लोगों से हुआ जिन्होंने उनकी जिंदगी और उनके करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले उन्हें जाने माने एरोनॉटिकल इंजीनियर प्रोफेसर आर.वी. सुंदरेसन के अधीन रखा गया। प्रोफेसर सुंदरेसन एक बहुत ही सख्त पर उतने ही दयालु गुरु थे। वो चाहते थे कि कलाम साहब सिर्फ किताबी ज्ञान न लें, बल्कि व्यावहारिक रूप से काम करना सीखें। उन्होंने कलाम साहब को एक प्रोटोटाइप हवाक्राफ्ट डिजाइन करने का काम सौंपा। कलाम साहब के पास बहुत कम संसाधन थे, पर उनके अंदर सीखने और कुछ नया करने की जबरदस्त भूख थी। उन्होंने कई रातों की नींद हराम करके छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर उस हवाक्राफ्ट को डिजाइन किया। जब वो पहली बार जमीन से ऊपर उठा तो कलाम साहब के लिए वो एक अविस्मरणीय पल था। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि इंजीनियरिंग का असली आनंद सिर्फ डिजाइन बनाने में नहीं, बल्कि उसे हकीकत में बदलते देखने में है। इसके बाद उनके जीवन में एक और महान व्यक्ति का प्रवेश हुआ, डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर साराभाई ने कलाम साहब की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने 1963 में कलाम साहब को इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार में एक रॉकेट इंजीनियर के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। बाद में यही इनकोस्पार इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना। ये कलाम साहब के लिए एक नया सफर था। यहाँ उन्हें भारत के सबसे बड़े सपनों में से एक, अंतरिक्ष में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करने में योगदान देने का मौका मिला। चैप्टर 6 अ डेकेड ऑफ सेटबैक्स। डीआरडीओ से आईएसआरओ में आना कलाम साहब के लिए एक नया अनुभव था। यहाँ उन्हें रॉकेट टेक्नोलॉजी की एक बिल्कुल नई दुनिया का सामना करना था। भारत उस समय अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत पीछे था। हमारे पास न तो उन्नत तकनीक थी, न ही पर्याप्त अनुभव। कलाम साहब और उनकी टीम ने अपनी पहली रॉकेट लॉन्चिंग एक अमेरिकी नाइक अपाचे रॉकेट के साथ की, जिसे तिरुवनंतपुरम के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया। ये छोटा कदम था, पर भारत के लिए यह अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग थी। अगले 10 साल यानी 1963 से 1973 तक डॉक्टर कलाम के लिए सीखने, संघर्ष करने और अनगिनत असफलताओं का सामना करने का दशक था। उन्हें कई रॉकेट लॉन्च प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ा, पर ज्यादातर में उन्हें विफलता ही हाथ लगी। कल्पना कीजिए, आप दिन रात मेहनत करके एक रॉकेट बनाते हैं, उसे लॉन्च पैड पर लेकर जाते हैं, काउंटडाउन शुरू होता है, 3, 2, 1 और रॉकेट लॉन्च तो होता है, पर कुछ ही सेकंड में वो क्रैश हो जाता है। या तो वो फट जाता है या अपना रास्ता भटक जाता है। ये दिल तोड़ने वाली घटनाएं थी। हर असफलता के बाद टीम का मनोबल गिर जाता था, पर कलाम साहब ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी। उन्होंने इन असफलताओं को अपने सबसे बड़े गुरु के रूप में देखा। वो हर क्रैश के बाद टीम के साथ बैठकर एक एक कमी का विश्लेषण करते थे। वो पूछते थे कि हमने क्या गलती की, इससे हमने क्या सीखा, अगली बार हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम इन 10 सालों की असफलताओं को अपने आत्मकथा में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखते हैं।
वो बताते हैं कि इन मुश्किलों ने उन्हें सिखाया कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलताओं से होकर गुजरता है। हर असफलता सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जो आपको बताता है कि इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। चैप्टर 7, द विजनरी, दूरदर्शी वैज्ञानिक। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक हार्डकोर इंजीनियर नहीं थे, वो एक दूरदर्शी भी थे। उन्हें भारत के भविष्य का एक स्पष्ट नजारा था, जहां भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनेगा। इन शुरुआती सालों में आईएसआरओ का सबसे बड़ा लक्ष्य था SLV-3 बनाना। ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था जो एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसके लिए बहुत बड़े निवेश और उससे भी ज्यादा बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत थी। डॉक्टर कलाम को SLV-3 प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक ऐसी टीम बनानी थी जो भारत के लिए ऐसा कुछ कर सके जो पहले कभी नहीं किया गया था। वो अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए खास रणनीति अपनाते थे। वो उन्हें सिर्फ तकनीकी डिटेल्स नहीं बताते थे, वो उन्हें ये बताते थे कि वो क्या बना रहे हैं और इसका भारत के भविष्य पर क्या असर होगा। वो कहते थे, हम सिर्फ एक रॉकेट नहीं बना रहे हैं, हम भारत के आत्मनिर्भरता के सपने को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। इन शुरुआती सालों में उन्हें डॉक्टर साराभाई और बाद में डॉक्टर सतीश धवन जैसे महान नेताओं का मार्गदर्शन मिला। डॉक्टर धवन आईएसआरओ के चेयरमैन, एक बेहतरीन लीडर थे जिन्होंने कलाम साहब को अपनी पूरी टीम को लीड करने की आजादी दी। वो उन्हें जोखिम लेने के लिए प्रेरित करते थे और असफलताओं से सीखने का पूरा मौका देते थे। डॉक्टर कलाम ने यहीं पर एक लीडर के रूप में भी विकास किया। उन्होंने सीखा कि एक महान नेता सिर्फ आदेश नहीं देता, वो प्रेरित करता है। वो सिर्फ गलतियों को नहीं देखता, वो संभावनाओं को देखता है। चैप्टर 8, अ ड्रीम टेक्स फ्लाइट। एक सपने ने उड़ान भरी। इन सालों की कड़ी मेहनत, अनगिनत घंटों की प्रयोगशाला में काम और कई असफलताओं के बाद वो दिन आखिरकार आया। 10 अगस्त 1979 श्रीहरिकोटा में SLV-3 रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा था। ये भारत का गौरव था। पूरी टीम की धड़कनें तेज थीं। डॉक्टर कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपने जीवन के सबसे बड़े मल का सामना कर रहे थे। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। पूरा देश सांस रोके बैठा था। और फिर 0। रॉकेट ने जमीन से ऊपर उठना शुरू किया। आग और धुएं का गुबार निकला। ये एक अद्भुत नजारा था, पर कुछ ही सेकंड में कुछ गलत हो गया। एक वॉल्व में खराबी आ गई और रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया। वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। ये एक और दिल तोड़ने वाली असफलता थी। पूरी टीम सदमे में थी। मीडिया में भी आलोचना होने लगी। पर डॉक्टर सतीश धवन ने एक अविश्वसनीय काम किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद सामने आए। उन्होंने कहा, आज की असफलता के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है और हम इससे सीखेंगे। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और मैं वादा करता हूं कि अगले साल हम सफल होंगे। धवन साहब ने उस असफलता को खुद पर ले लिया और अपनी टीम को पूरा क्रेडिट दिया। इस एक कदम ने टीम का मनोबल फिर से आसमान पर पहुंचा दिया। डॉक्टर कलाम ने सीखा कि यही है असली नेतृत्व, और डॉक्टर धवन का वादा सच साबित हुआ। ठीक एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इस बार सब कुछ परफेक्ट था। रॉकेट ने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। भारत अंतरिक्ष में एक शक्ति बन चुका था। ये एक ऐतिहासिक मल था जिसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। डॉक्टर कलाम के लिए ये उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। उनके बचपन का उड़ान का सपना आखिरकार पूरा हो चुका था, भले ही वो एक पायलट के रूप में नहीं बल्कि एक रॉकेट वैज्ञानिक के रूप में था। और ये था विंग्स ऑफ फायर का दूसरा भाग, क्रिएशन। एक छोटे से सपने से लेकर भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने तक का सफर। ये उन शुरुआती सालों की कहानी है जहां निराशाएं भी मिली और अविश्वसनीय सफलताएं भी। ये दिखाती है कि कैसे सही मार्गदर्शन, अदम्यकरण और अनगिनत असफलताओं से सीखने की क्षमता हमें हमारे सबसे बड़े लक्ष्यों तक ले जा सकती है। अब डॉक्टर कलाम एक स्थापित वैज्ञानिक थे, पर उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब समय आ गया था सृजन से आगे प्रोपेटिएशन, आराधना के दौर में जाने का। दोस्तों, इस तीसरे भाग प्रोपिशिएशन में हम डॉक्टर कलाम के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौतीपूर्ण दशक 1981 से 1991 में प्रवेश करेंगे। प्रोपिशिएशन का अर्थ होता है आराधना या तपस्या। ये वो दौर था जब डॉक्टर कलाम ने खुद को पूरी तरह से भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने के महान यज्ञ में समर्पित कर दिया था। ये भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जन्म की कहानी है। ये पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश के निर्माण की कहानी है। ये एक ऐसे लीडर की कहानी है जिसने हजारों वैज्ञानिकों को एक सपने के पीछे एकजुट किया और भारत को दुनिया की एक अजेय शक्ति बनाने की नींव रखी। तो चलिए इस आराधना के दौर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 9, अ न्यू बिगिनिंग एट DRDO। SLV-3 की सफलता के बाद डॉक्टर कलाम इसरो में एक राष्ट्रीय हीरो बन चुके थे। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
वो चाहते तो अपनी पूरी जिंदगी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पर काम करते हुए आराम से बिता सकते थे, पर नियति ने उनके लिए एक और भी बड़ी भूमिका तय कर रखी थी। 1982 में उन्हें इसरो से वापस डीआरडीओ में बुलाया गया। इस बार उन्हें कोई छोटी मोटी भूमिका नहीं, बल्कि डीआरडीओ के सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का डायरेक्टर बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसरो का माहौल अकादमिक, खुला और काफी हद तक पारदर्शी था। वहीं डीआरडीओ का माहौल रक्षा से जुड़ा होने के कारण बहुत ज्यादा गोपनीय और नौकरशाही से भरा हुआ था। डॉक्टर कलाम जानते थे कि ये चुनौती सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये एक कल्चरल चुनौती भी है। उन्हें एक ऐसा माहौल बनाना था जहां वैज्ञानिक खुलकर सोच सकें, जोखिम ले सकें और बिना किसी डर के काम कर सकें। उन्हें एक ऐसा कार्यक्रम बनाना था जो सिर्फ 1 या 2 मिसाइल न बनाए, बल्कि भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी में पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बना दे। चैप्टर 10 द विजन ऑफ आईजीएमडीपी। आईजीएमडीपी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक सपना था। एक ऐसा सपना जो कहता था कि भारत अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। डॉक्टर कलाम ने इस कार्यक्रम की नींव 5 मिसाइलों के विकास पर रखी। उन्होंने इन 5 मिसाइलों को पंचभूत यानी प्रकृति के 5 तत्वों का नाम दिया, जो दिखाता है कि उनका नजरिया सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि कितना गहरा और दार्शनिक था। पृथ्वी, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी, जमीन की तरह मजबूत और स्थिर। अग्नि, ये एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, आग की तरह शक्तिशाली और विनाशकारी। त्रिशूल, ये सतह से हवा में तेजी से मार करने वाली मिसाइल थी, भगवान शिव के त्रिशूल की तरह अचूक। नाग, ये एक दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल थी, नाग की तरह अपने लक्ष्य का पीछा करने वाली। और आकाश, ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मल्टी टारगेट मिसाइल थी, आकाश की तरह विशाल और सर्वव्यापी। ये एक बहुत ही साहसी और महत्वाकांक्षी योजना थी। उस समय दुनिया के कई बड़े देश भारत पर टेक्नोलॉजी प्रतिबंध लगा रहे थे। हमें कोई भी महत्वपूर्ण उपकरण या तकनीक देने को तैयार नहीं था। डॉक्टर कलाम का दर्शन बहुत साफ था, अगर वो नहीं देंगे तो हम खुद बनाएंगे। उन्होंने देश भर के डीआरडीओ लैब्स, यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कंपनियों को एक साथ जोड़ा। उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जहां हर कोई सिर्फ अपने छोटे से काम के लिए नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के लिए काम कर रहा था। चैप्टर 11 द लीडर कलाम। एक लीडर के रूप में कलाम। आईजीएमडीपी की सफलता का राज सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि डॉक्टर कलाम की असाधारण लीडरशिप में छिपा था। वो एक पारंपरिक बॉस नहीं थे, वो एक मैनेजर नहीं बल्कि एक मिशनरी थे। उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। वो एसी वाले कैबिन में बैठकर फाइलें साइन नहीं करते थे। वो अपना ज्यादातर समय लैब्स में, वर्कशॉप्स में अपने युवा वैज्ञानिकों के साथ बिताते थे। वो उनकी समस्याओं को सुनते, उनके साथ चाय पीते और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक युवा वैज्ञानिक ने डॉक्टर कलाम से कहा कि उसे अपने बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले जाना है, इसलिए वो शाम को जल्दी घर जाना चाहता है। डॉक्टर कलाम ने खुशी खुशी इजाजत दे दी, पर वो वैज्ञानिक काम में इतना डूब गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब रात को उसे याद आया तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि वो अपने बच्चों से किया वादा पूरा नहीं कर पाया। जब वो देर रात घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बताया कि डॉक्टर कलाम शाम को खुद घर आए थे और बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले गए थे। ये थे डॉक्टर कलाम। उनके लिए उनकी टीम सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि उनका परिवार थी। वो असफलता को कैसे संभालते थे, ये भी उनकी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जब भी कोई टेस्ट फेल होता तो वो पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेते थे। वो कहते थे, ये मेरी गलती है। और जब भी कोई सफलता मिलती तो वो अपनी पूरी टीम को मीडिया के सामने खड़ा कर देते और खुद पीछे हट जाते थे। वो कहते थे, ये इन सब की मेहनत का नतीजा है। इस लीडरशिप स्टाइल ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां लोग विफलता से डरते नहीं थे बल्कि उससे सीखते थे। चैप्टर 12 द स्टोरी ऑफ अग्नि। आईजीएमडीपी के सभी प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था अग्नि मिसाइल का विकास। अग्नि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सालों तक दिन रात मेहनत की। आखिरकार 20 अप्रैल 1989 का दिन आया। अग्नि अपने पहले लॉन्च के लिए तैयार थी। डॉक्टर कलाम और पूरी टीम कंट्रोल सेंटर में मौजूद थी। पूरा देश अपनी सांसें रोके हुए था। काउंटडाउन शुरू हुआ।
T-14 सेकंड और अचानक कंप्यूटर ने लॉन्च को रोक दिया। एक सेंसर में कुछ खराबी आ गई थी। लॉन्च को टालना पड़ा। टीम निराश थी पर हारी नहीं थी। उन्होंने दिन रात काम करके समस्या को ठीक किया। लगभग 2 हफ्ते बाद 1 मई 1989 को दूसरी कोशिश की गई। इस बार भी काउंटडाउन T-10 सेकंड पर आकर रुक गया। एक और तकनीकी खराबी। अब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मीडिया में आलोचना होने लगी थी। कुछ लोग कहने लगे थे कि यह प्रोजेक्ट कभी सफल नहीं होगा। टीम का मनोबल टूटने लगा था। उस रात डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम को संबोधित किया। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने कहा, दोस्तों, हम सब निराश हैं, पर क्या हम हार मान लेंगे? याद करो, हमने ये सफर क्यों शुरू किया था। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये देश का गौरव है। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। जाइए, आराम कीजिए, हम कल फिर से कोशिश करेंगे। उन शब्दों ने जादू का काम किया। 22 मई 1989, तीसरी कोशिश। माहौल में तनाव और उम्मीद दोनों थे। डॉक्टर कलाम ने लॉन्च बटन दबाया। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0। और इस बार अग्नि ने उड़ान भरी। एक आग के विशाल गोले की तरह वो आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया और फिर वो सन्नाटा तालियों और खुशी के नारों में बदल गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ एक मिसाइल का लॉन्च नहीं था, ये भारत के आत्मविश्वास का, उसकी आत्मनिर्भरता का लॉन्च था। डॉक्टर कलाम ने उस पल को अपनी आत्मकथा में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। वो कहते हैं कि उस दिन हमने सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं की थी, हमने अपने सपनों को पंख दिए थे। और ये था विंग्स ऑफ फायर का तीसरा भाग, प्रोपिटिएशन। ये एक ऐसी आराधना की कहानी है जिसमें एक इंसान और उसकी टीम ने अपनी पूरी जिंदगी एक राष्ट्रीय सपने को पूरा करने के लिए समर्पित कर दी थी। ये हमें सिखाती है कि सच्ची लीडरशिप का मतलब क्या होता है। ये हमें सिखाती है कि बड़ी सफलताएं बड़ी असफलताओं के बाद ही मिलती हैं। और ये हमें सिखाती है कि जब एक राष्ट्र एक होकर कोई संकल्प लेता है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अब डॉक्टर कलाम अपने करियर के शिखर पर थे। वो भारत के मिसाइल मैन बन चुके थे, पर उनकी यात्रा अभी भी जारी थी। अब समय आ गया था चिंतन के दौर का। अपने इस पूरे सफर को देखकर उन्होंने जीवन, नेतृत्व, विज्ञान और आध्यात्मिकता के बारे में क्या गहरे सबक सीखे और एक विकसित भारत का उनका सपना क्या था। इन सभी गहरे विचारों को हम जानेंगे इस प्रेरणादायक कहानी के ग्रैंड फिनाले पार्ट 4 में। दोस्तों, इस अंतिम भाग कॉन्टेम्पलेशन में हम डॉक्टर कलाम के साथ बैठकर उनके इस पूरे सफर के गहरे सबकों को समझेंगे। कॉन्टेम्पलेशन का अर्थ है गहन चिंतन। ये वो दौर था जब उन्होंने अपनी सफलताओं और असफलताओं को देखकर नेतृत्व, प्रबंधन और जीवन के बारे में अपने गहरे विचार साझा किए। और अंत में हम उनके उस महान सपने को जानेंगे जो उन्होंने भारत के भविष्य के लिए देखा था। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी का अंत नहीं है, ये एक दूरदर्शी के विजन की शुरुआत है। चैप्टर्स 13 एंड 14, द फिलॉसफी ऑफ लीडरशिप। 1991 के बाद डॉक्टर कलाम की भूमिका सिर्फ एक वैज्ञानिक से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। वो अब भारत के वैज्ञानिक सलाहकार बन चुके थे और देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को दिशा दे रहे थे। उन्होंने हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीमों का नेतृत्व किया और इस प्रक्रिया में उन्होंने नेतृत्व और प्रबंधन का अपना एक अनूठा और शक्तिशाली दर्शन विकसित किया। विंग्स ऑफ फायर के इस हिस्से में वो हमें अपने सक्सेस मंत्रास बताते हैं। उनका पहला मंत्र था एक महान सपना या विजन। वो कहते थे कि कोई भी महान काम एक महान सपने के बिना शुरू नहीं हो सकता। एक लीडर का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपनी टीम को एक ऐसा बड़ा, स्पष्ट और प्रेरणादायक लक्ष्य देना जो उन्हें उनकी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करे। SLV3 और IGM-DP सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं थे, वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के महान सपने थे और इसीलिए लोग उनके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थे। उनका दूसरा मंत्र था अपनी टीम को सशक्त बनाना, एम्पावरमेंट। डॉक्टर कलाम एक ऐसे लीडर थे जो अपनी टीम पर पूरा भरोसा करते थे।
वो उन्हें काम करने की पूरी आज़ादी देते थे और उन्हें गलतियां करने की भी आज़ादी देते थे। उनका मानना था कि जब आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं तो वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को बेहतर बनाते हैं। वो माइक्रो मैनेज नहीं करते थे, वो प्रेरित करते थे। और उनका तीसरा सबसे प्रसिद्ध मंत्र था असफलता में आगे और सफलता में पीछे रहना। जैसा हमने SLV3 की कहानी में देखा, जब मिशन फेल हुआ तो उन्होंने नहीं बल्कि उनके बॉस प्रोफेसर सतीश धवन ने पूरी जिम्मेदारी खुद मीडिया के सामने खुद पर ली। और जब मिशन सफल हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी टीम को आगे कर दिया। डॉक्टर कलाम ने इसी सिद्धांत को अपनी पूरी जिंदगी अपनाया। वो कहते थे कि जब आपकी टीम असफल हो तो एक लीडर के रूप में आपको सामने खड़े होकर उसे बचाना चाहिए, और जब वो सफल हो तो आपको पीछे खड़े होकर उन्हें जश्न मनाते हुए देखना चाहिए। ये निस्वार्थ नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने उनकी टीम में एक अटूट विश्वास और सम्मान का भाव पैदा किया। चैप्टर 15, एक भारत रत्न की विनम्रता। उनके असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर कलाम को देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण, और 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक साधारण नाविक का बेटा अब भारत का रत्न बन चुका था। पर यह सफलता, ये सम्मान, ये प्रसिद्धि डॉक्टर कलाम को कभी बदल नहीं पाई। वो हमेशा वही सरल, विनम्र और जमीन से जुड़े हुए इंसान रहे जो वो रामेश्वरम में थे। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ये पुरस्कार उनके व्यक्तिगत नहीं थे। वो इन्हें उन हजारों गुमनाम वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की कड़ी मेहनत और बलिदान का सम्मान मानते थे, जिन्होंने भारत के सपने को साकार करने के लिए अपनी जिंदगियां लगा दी थीं। वो हमेशा कहते थे कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता पद या पुरस्कारों से नहीं आती। सच्ची महानता अपनी जड़ों को कभी ना भूलने में, अपनी सफलताओं का श्रेय दूसरों को देने में और हमेशा एक छात्र बने रहने की विनम्रता में है। चैप्टर 16 एंड एपिलॉग, द विजन फॉर इंडिया 2020। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ डॉक्टर कलाम के अतीत की कहानी नहीं है, ये भारत के भविष्य का एक घोषणा पत्र भी है। अपनी वैज्ञानिक यात्रा के शिखर पर पहुंचने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन का दूसरा और शायद सबसे बड़ा मिशन शुरू किया। ये मिशन था भारत 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये एक सपना था, एक विस्तृत योजना थी जो भारत को साल 2020 तक एक विकासशील देश से एक विकसित यानी डेवलप्ड राष्ट्र में बदलने का लक्ष्य रखती थी। वो सिर्फ सपने नहीं दिखाते थे, उन्होंने इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया। उन्होंने 5 मुख्य क्षेत्रों की पहचान की जिन पर ध्यान केंद्रित करके भारत ये लक्ष्य हासिल कर सकता था। पहला, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। दूसरा, बुनियादी ढांचा, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। चौथा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और पांचवा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्र। पर डॉक्टर कलाम जानते थे कि ये सपना सिर्फ सरकारी योजनाओं से पूरा नहीं हो सकता। वो जानते थे कि इस सपने को पूरा करने की असली शक्ति भारत के युवाओं में है। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने अपना पूरा समय देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर करोड़ों बच्चों और युवाओं से बात करने में समर्पित कर दिया। वो उनसे कहते थे, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। वो युवाओं के इग्नाइटेड माइंड्स यानी प्रज्वलित मनों में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि भारत की सबसे बड़ी संपत्ति उसके तेल के कुएं या सोने की खदानें नहीं है। भारत की सबसे बड़ी संपत्ति उसके 100 करोड़ लोगों के प्रज्वलित मन है। आज जब हम साल 2025 में ये बात कर रहे हैं तो 2020 बीत चुका है, पर डॉक्टर कलाम का सपना आज भी उतना ही प्रासंगिक और उतना ही जरूरी है। यह सपना एक तारीख के बारे में नहीं था, यह एक दृष्टिकोण यानी माइंडसेट के बारे में था। एक ऐसे दृष्टिकोण के बारे में जो कहता है कि हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं, हम दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं, हमें सिर्फ खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। और इसी के साथ विंग्स ऑफ फायर की हमारी ये प्रेरणा की यात्रा अपने अंजाम तक पहुंचती है। ये कहानी है रामेश्वरम की रेतीले किनारों से लेकर श्रीहरिकोटा की लॉन्च पैड तक। ये कहानी है अखबार बेचने वाले एक लड़के से लेकर
भारत रत्न पाने वाले एक महापुरुष तक। ये कहानी है आसमान में उड़ने का एक छोटा सा सपना देखने से लेकर पूरे देश को अग्नि के पंख देकर आत्मनिर्भरता की ऊंची उड़ान भरने की शक्ति देने तक की। विंग्स ऑफ फायर का अंतिम संदेश बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली है। कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी शुरुआत बहुत छोटी नहीं होती। अगर आपके इरादे नेक हैं, अगर आपकी मेहनत सच्ची है और अगर आपकी आस्था अटूट है, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं और अपनी नियति को खुद लिख सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी इसी सिद्धांत पर जी और वो अपनी कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा के रूप में छोड़ गए हैं। इस महान आत्मा की जीवन यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक नई उम्मीद और एक नई प्रेरणा की ज्वाला जलाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस युवा के साथ शेयर करें जो बड़े सपने देखता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और किताब के साथ। तब तक अपने सपनों को पंख दीजिए। जय हिंद।